हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत, जिन्नात, पिशाच और कई अलग अलग तरह की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम आर्यन है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। पेशे से मैं पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूँ। हमारी शॉप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहती है। ये वाक़या मेरे साथ पिछले साल सितंबर में पेश आया था। उस रात मैं शॉप बंद करके घर जाने ही वाला था कि मुझे मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक औरत थी जिसने पिज्ज़ा की डिलीवरी दी और कहा कि उसे 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा चाहिए। फिर अपने घर का एड्रेस नोट करवाकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे, तो मैंने 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा बॉक्स लिए और शॉप बंद करके पिज्ज़ा डिलीवरी देने के लिए अपनी बाइक से निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस मेरे पिज्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के बाहरी इलाके में था। जाते हुए रात काफ़ी हो चुकी थी और जिस रास्ते से मैं डिलीवरी देने जा रहा था वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और सड़क कच्ची होने की वजह से रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे और वो पूरा रास्ता बेहद ही ऊबड़ खाबड़ था। साथ ही रास्ते के दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिस वजह से चांद की रोशनी तलक भी रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिहाजन रास्ते पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। खैर, कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। मैं एक बहुत ही अजीब दिखने वाले पुराने से घर के सामने खड़ा था। उस घर के आसपास तो क्या, दूर दूर तलक भी दूसरा कोई घर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अपनी बाइक का हॉर्न दिया और बाइक से उतरकर उस घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी कि उस घर के बाहर एक भी लाइट नहीं चल रही थी और उस घर के बाहर खड़ा मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े घर से किसी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। उस घर के साथ साथ पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा वहाँ कोई और था ही नहीं। खैर, जब कुछ देर बीत जाने पर भी उस घर का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर नहीं आया तो मैंने डोरबेल बजाई और ज़ोर से आवाज़ दी, पिज्ज़ा डिलीवरी, प्लीज़ बाहर आइए और अपना पिज्ज़ा ले लीजिए। मैं इतना बोला ही था कि तभी उस घर का वो बड़ा सा दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया और घर के अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। तो मैं उस घर के अंदर चला गया। उस घर के अंदर जाते ही मेरे सामने एक बड़ा सा हॉल था, मगर उस घर के भीतर भी खूब अंधेरा था। लिहाजा मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर ली थी, मगर मैंने देखा वो हॉल पूरा खाली था और मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने उस घर पर आवाज़ देकर कहा कि अरे मैडम, कहाँ हैं आप? जल्दी से अपनी डिलीवरी ले लीजिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे अभी मेरे घर भी जाना है। तो ठीक मेरे आवाज़ देने पर एक औरत हॉल के कोने में बनी सीढ़ियों से उतरती हुई मेरे करीब आई। उस औरत ने काले रंग की चमकदार साड़ी पहन रखी थी। मैंने अपने हाथों में वो 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा बॉक्स पकड़ रखे थे। तो ठीक उस औरत के मेरे पास आते ही मैंने वो पिज्ज़ा बॉक्सेस उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा कि लीजिए मैडम, और जल्दी से मेरा पेमेंट कर दीजिए। लेकिन मैं इतना बोला ही था कि तभी मैंने देखा अचानक उस औरत की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी हंसी उभर आई और वो भयानक डायन मुझसे भारी आवाज़ में बोली कि तेरा पेमेंट तो मैं कर दूंगी, लेकिन मरने के बाद तू इन पैसों का करेगा क्या? और इतना कहकर वो डायन ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंसते हुए अट्टहास करने लगी। उस भयानक डायन की बातें सुनकर और वो खौफनाक नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए
और एकाएक वो पांचों पिज्ज़ा बॉक्स मेरे हाथ से छूट गए और मैं पीछे की ओर लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और चीखता चिल्लाता हुआ मैं उस घर से बाहर भागा और भागकर मैं सीधा अपनी बाइक के पास पहुंचा और बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन शायद वो रात मेरे लिए अभी और भारी होने वाली थी, क्योंकि मेरे बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश पर भी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा कि ठीक मेरे पीछे वो भयानक डायन खड़ी थी, जो कि अब बेहद ही गुस्से में थी और धीरे धीरे वो डायन मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। लिहाजा मैं बाइक वहीं छोड़ पूरी ताकत से रास्ते पर भागने लगा। और फिर मैं ऐसा भागा कि सच बताऊं तो मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि मेरी सांसें चल भी रही थी या नहीं। और भागते हुए मैंने एक बार भी मेरे पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागते हुए मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कोई और भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है। और भागते भागते ही रास्ते पर एक जगह मेरी सांसें फूल गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो वहीं रास्ते के बीच मैं ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। हल्की सुबह भी हो चुकी थी। सच बताऊं तो मुझ में अब एक कदम चलने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। मगर जैसे तैसे मैं मेरे घर पहुंचा और मेरे साथ घटे इस पूरे वाक़े को मैंने मेरे परिवार को बताया। मेरी बातें सुनकर मेरा परिवार भी सकते में आ गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सचिन है। ये मेरे और मेरे दोस्त नीरज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 7 साल पहले की है। मैं और नीरज आर्मी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हम दोनों हर रात गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ लगाने जाया करते थे। उस रात भी हम दोनों दौड़ लगाने के लिए गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर गए हुए थे। मगर हमें क्या पता था कि वो रात हमारे ज़िंदगी की सबसे बुरी रात साबित होने वाली है। उस रात जब मैं और नीरज गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ रहे थे, तब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सिर्फ मैं और नीरज ही नहीं, हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने कई बार पीछे पलट कर भी देखा, मगर मुझे मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। और फिर कोई हमारा पीछा कर रहा है, मैंने इसे अपना वहम समझा और दौड़ना जारी रखा। और फिर दौड़ते हुए मैं नीरज से आगे निकल गया। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे नीरज की चीख सुनाई दी। नीरज की इतनी भयानक चीख सुनकर मैं दौड़ते हुए एकदम से रुक गया और मैंने पीछे पलटकर नीरज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि कई सारे काले साए नीरज को घसीटकर गांव के रास्ते के बाईं ओर फैले घने जंगलों में ले जा रहे थे। और नीरज बार बार चीखें मारता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुला रहा था। और फिर तभी नीरज हमेशा के लिए शांत हो गया और उसकी मौत हो गई। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि एक काले साए ने नीरज का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और तड़पते हुए नीरज ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। वो सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा शरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रात अब और गहरी हो चुकी थी और मौसम बदलने लगा था। काले बादल छाने लगे और फिर तभी मुझे नीरज की आवाज़ सुनाई दी, भाई उठ, भाग जा यहाँ से, वरना ये पिशाच तुझे भी मार कर खा जाएंगे। अब मैं और देर तक इन्हें नहीं रोक सकता, भाग जा यार तू। नीरज की बात सुनकर मैं फ़ौरन वहाँ से अपनी जान हथेली पर लेकर भागने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे नीरज की बस आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, जबकि नीरज मुझे चारों तरफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और फिर भागते भागते मैं अपने घर पहुंच गया, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया
उस रात डर और खौफ से मुझे नींद नहीं आई और फिर मुझे करीब 1 महीने तक लगातार बुखार भी रहा। नीरज के परिवार वालों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन पिछले 7 सालों में आज तक नीरज का कुछ पता नहीं चला। नीरज की मौत मेरी आंखों के सामने ही हुई थी, जब एक नरभक्षी पिशाच ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। मगर हैरानी की बात तो यह है कि आज तक किसी को उसकी लाश तक का पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम योगेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 8 साल पहले की है। मैं और प्रभाकर हमारे दोस्त दिनेश की शादी के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दरअसल प्रभाकर की शादी अगले ही दिन थी। हम दोनों बातें कर रहे थे कि हमें उसकी शादी में बस से जाना चाहिए या फिर हम दोनों में से किसी एक की बाइक से, क्योंकि दिनेश की शादी जहां होने वाली थी वहां से हमारे गांव की दूरी करीब 50 किलोमीटर की थी। वैसे आपको बता दूं कि प्रभाकर और मैं एक ही गांव में रहते थे और दिनेश से हमारी दोस्ती स्कूल टाइम में हुई थी और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसीलिए रास्ता लंबा होने के बावजूद हम उसकी शादी में जाना कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। खैर, काफ़ी बातचीत के बाद हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कल दोपहर तक मेरी बाइक से दिनेश की शादी में जाने के लिए घर से निकलेंगे और फिर अगले दिन करीब 3:30 बजे मैं अपनी बाइक से प्रभाकर के साथ दिनेश की शादी में जाने के लिए हमारे गांव से निकला। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो बेहद ही खराब और ऊबड़ खाबड़ था, मगर वही इकलौता रास्ता था जिससे हम दिनेश की शादी में पहुंच सकते थे। इसलिए मजबूरन हमें उसी रास्ते से जाना पड़ा था। खैर, करीब 6 बजे तक हमने तकरीबन आधा रास्ता पार कर लिया। मैं बाइक चला रहा था और काफ़ी थक चुका था, क्योंकि 25 किलोमीटर भी काफ़ी लंबा सफ़र होता है और उसके ऊपर से रास्ता बेहद ही ख़राब होने की वजह से मैं बेहद थक गया था। इसीलिए मैंने प्रभाकर को बाइक चलाने को बोला और फिर मेरा दोस्त प्रभाकर बाइक चलाने लगा और फिर रास्ते पर चलते चलते अब तकरीबन 8 बज चुके थे और अब दिनेश की शादी में पहुंचने में हमें करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। मेरा मतलब पेड़ की पत्तियां तक नहीं हिल डुल रही थी। मैं और प्रभाकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि आज हवा को क्या हो गया है कि तभी हमारी बाइक एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास से गुजरी और अचानक से उस पीपल के पेड़ से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। वो देखकर प्रभाकर ने बाइक रोक दी और फिर हमने पीछे उस पीपल के पेड़ की ओर देखा तो हमने देखा कि वो पीपल का पेड़ जोरों से हिले जा रहा था और उस पेड़ से बेहद ही गर्म हवा चल रही थी, ऐसी कि जैसे भरी दोपहर में गर्म लू चलती है। और तो और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस पीपल के पेड़ के अलावा बाकी सभी पेड़ बिल्कुल शांत थे। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर मैं प्रभाकर को फ़ौरन वहाँ से निकलने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि कोई सफ़ेद सी चीज़ अचानक उस पीपल के पेड़ से बाहर निकली और फिर बड़ी ही तेज़ी से हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। और फिर उस घूमती हुई सफ़ेद आकृति नुमा चीज़ को देखकर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने मेरी बाइक को घुमाकर बड़ी दूर फेंका और फिर वो घूमती हुई चीज़ वापस से बड़ी ही तेज़ी से उसी पीपल के पेड़ के पास गोल गोल घूमने लगी। वो सब देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देर न करते हुए प्रभाकर से कहा कि चल यार, फ़ौरन इस जगह से निकलते हैं। मगर प्रभाकर तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ को
जोर जोर से गाली देने लगा। और तो और उसने रास्ते पर पड़े कुछ पत्थर उठाकर उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। और फिर तभी वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ अचानक से प्रभाकर के सामने आ गई। और फिर एकदम से उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ ने प्रभाकर को ऊपर की ओर उठाकर उस पीपल के पेड़ की एक डाली पर पटक दिया। और फिर उस पीपल के पत्ते उड़ उड़कर प्रभाकर को ढकने लगे। कुछ ही देर में प्रभाकर पीपल के पत्तों के तले दबने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। और तभी उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने प्रभाकर के शरीर को दो हिस्सों में फाड़कर अलग अलग कर दिया और प्रभाकर की बड़ी बेरहमी के साथ मौत हो गई। वो सब देखकर मेरा शरीर जम सा गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। और फिर पहले तो वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ बड़ी ही तेज़ी से मेरे सामने आ गई और फिर मेरे चारों तरफ कुछ देर गोल गोल घूमकर वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ हवा में गायब हो गई। और उसके गायब होते ही पीपल का पेड़ भी बिल्कुल शांत हो गया और पीपल के पेड़ से गर्म हवा का चलना भी बिल्कुल बंद हो गया। और फिर तभी मैंने कुछ दूर आगे ज़मीन पर पड़ी मेरी बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और मेरी बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और फिर अपनी जान हथेली पर लेकर मैं वापस अपने गांव की ओर अपनी बाइक से भागा। और जैसे तैसे गांव पहुंचते ही मैंने अपना सामान बांधा और फिर अगले ही दिन मैंने वो गांव छोड़ दिया और एक बड़े शहर में आकर रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।